हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ये आपके नीति आयोग के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है जो 3 विकल्प दिए गए हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन कह रहा है यह एक संविधानेतर निकाय है। तो पहला कथन ठीक है। संविधानेतर निकाय का मतलब होता है ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, न कि तकनीकी परामर्श। तो दूसरा कथन कहता है कि निर्देशात्मक और नीतिगत सहयोग प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ तकनीकी परामर्श भी कर सकता है। तो इस वजह से दूसरा कथन कह जाता है गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि एक सहयोगात्मक और आधार से शीर्ष दृष्टिकोण प्रदान करता है, यानी बॉटम अप अप्रोच को ये अपनाता है। तो ये कथन भी इसका ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है। तीसरा आपका ये आपका सही आंसर है। और जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी और इसको योजना आयोग की जगह लाया गया था। नीति आयोग एक नीतिगत विचार मंच है और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। और जो इसका चेयरपर्सन होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी है। और किसकी जगह लाया गया था इसको? योजना आयोग की जगह। और कई बार ये पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना हुई ये भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प द्वारा इसको स्थापित किया गया था। किसको? नीति आयोग को। जो नीति आयोग है ये आपकी जो योजना आयोग है उसकी जो कार्य प्रणाली है उसके विपरीत ये काम करती थी, है ना। तो इस हिसाब से आपका ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक तरफ देशी रियासत दी गई है और दूसरी तरफ इसके एकीकरण की विधि दी, यानी भारत में इसको किस तरह से शामिल किया गया है और आपको ये बताना है इसमें कौन सा मिलान सही है। तो हैदराबाद के सामने आपको जनमत संग्रह को दिया गया है, जूनागढ़ के सामने सैन्य कार्रवाई को और कश्मीर के सामने विलय पत्र को। मैं आपको बताऊं, जब भारत आजाद हुआ था, यानी जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था, तो जो देशी रियासत थी उस समय भारत जो ये अधिनियम आया था तो उसमें भारत 2 राष्ट्र बने थे। एक भारत का निर्माण हुआ था, एक पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। और जो उसमें जो 552 से अधिक देशी रियासतें थी, तो इनको 3 विकल्प दिए गए थे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या हो सके तो वो स्वतंत्र भी रह सकती है। ना तो उसको भारत में शामिल होना, ना पाकिस्तान, वो अपना अपनी अलग रियासत अपने देश बना सकती है, मतलब ये स्वतंत्र रह सकती है। 3 विकल्प दिए गए थे। तो अधिकांश रियासतों ने तो भारत में विलय कर दिया गया था, लेकिन जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे जिन्होंने भारत में विलय करने से मना कर दिया था। तो यही पूछ रहा है और कि आपको किस आधार पर इसको उनका एकीकरण किया गया है। तो जो हैदराबाद था, हैदराबाद में आपका जो वहाँ का जो निजाम था वो स्वतंत्र रहना चाहता था, जो वहाँ, लेकिन वहाँ की जो अधिकांश जनता थी वो भारत के पक्ष में थी। इसलिए वहाँ पे जो सैन्य कार्रवाई के माध्यम से भारत ने वहाँ सैन्य कार्रवाई करी और इसको भारत के अपने पक्ष में किया। तो हैदराबाद के सामने जनमत संग्रह दिया गया है, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि हैदराबाद में आपकी सैन्य कार्रवाई के माध्यम से इसको भारत का अभिन्न बनाया गया था। तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है जूनागढ़ में क्या था, जो वहाँ का जो नवाब था वो पाकिस्तान के पक्ष में जाना चाहता था, तो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जो यहाँ की जो जनता थी, अधिकांश जनता, वो भारत के पक्ष में थी। इसलिए यहाँ पे क्या कराया, जनमत संग्रह कराया गया था। और जब वहाँ जनमत संग्रह कराया गया तो जब जनता भारत के पक्ष में, तो ऑब्वियसली उसके मत भी भारत के पक्ष में ज़्यादा पड़ेंगे। तो इस वजह से भारत में जो यहाँ की जनता थी उसने भारत के पक्ष में मत किया और जनमत संग्रह में जूनागढ़ को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। तो इसके सामने सैन्य कार्रवाई दी गई थी, इसका ये भी गलत है, क्योंकि जूनागढ़ में आपका जनमत संग्रह कराया गया था। कश्मीर के सामने विलय पत्र दिया गया, तो ये कथन ठीक है। कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि जो कश्मीर का जो राजा था वो एक हिंदू राजा था, लेकिन जो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या थी ये मुस्लिम थी। और जो यहाँ का जो राजा था हरि सिंह, वो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहता था, उसने अपने को स्वतंत्र रखा। लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तान के कबाइलियों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया, जिसके कारण जो वहाँ का जो राजा था उसने भारत से सहायता मांगी और भारत ने उसको सहायता की। और उस समय उसने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके 24 अक्टूबर को 1948 को और भारत में उसको शामिल कर दिया गया। तो इसको कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा कथन तो गलत है, लेकिन जो तीसरा कथन है वो आपका सही है, क्योंकि कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से भारत में इसको शामिल किया गया था। तो आपका भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एक तरफ राज्य दिए गए और एक तरफ इनके महोत्सव दिए गए और आपको ये कौन सा कथन इसमें सही है। अम्बुबाची मेला के सामने आपको असम दिया गया है, चैत्र यात्रा के सामने उड़ीसा को दिया गया है, विशु के सामने आपको उत्तर प्रदेश दिया गया है और रंगोली बिहू आपको झारखंड दिया गया है। और आपको ये बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो जो अम्बुबाची मेला लगता है
ये आपके असम में लगता है, ये ठीक है। जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे ये लगता है। और जो ये अम्बुबाची मेला है, इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। और जो अम्बुबाची मेला है, ये नीलांचल एक पहाड़ी है वहाँ पे, उसके शीर्ष पर इसको ये मेला लगता है। तो पहला तो कदम ठीक है। ये अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? आपके असम में लगता है। दूसरा है चैत्र यात्रा, ये आपका ये भी ठीक है। ये आपकी जो उड़ीसा है वहाँ पे चैत्र यात्रा होती है। और जो एक तरुणी की जो पहाड़ी है उस पर ये मंदिर बना है और यहाँ पे ये होती है। और जो यहाँ जो तरुणी पहाड़ी है, इसमें एक इसके बगल में एक ऋषिकुलिया नदी है। और जो कि जो ओलिवी रेड टर्टल होते हैं यानी कछुए होते हैं, उसका सबसे बड़ा ये प्रजनन स्थल है। उनका ये प्रजनन स्थल किसका? ओलिवी रेड कछुओं का। तो ये भी याद रखना। तीसरा कह रहा है कि विश्व आपके उत्तर प्रदेश में ना हो गया, आपके केरल में होता है। तो इस वजह से तो तीसरा कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। रंगोली बिहू झारखंड में ना होकर आपके कहाँ होता है? असम में होता है। और इसमें क्या होता है? जो रंगोली बिहू होता है इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और रंगोली बिहू असम में 3 साल में 3 बार मनाया जाता है। एक अप्रैल में, एक माघ के महीने और एक जनवरी में। और जो ये रंगोली बिहू है इसको अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। और जो जनवरी में मनाया जाता है उसको खुगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा चौथा कदम गलत है, पहला दूसरा ठीक है। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये बताना है, जो भारत के जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कहाँ सही पूछा है कहाँ नहीं पूछा है ना। तो पहला कथन कह रहा है यह भारत की संचित निधि का लेखा परीक्षण करने हेतु अधिकृत है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसको भारत को संचित निधि का लेखा परीक्षण करने के अधिकार है। तो ये ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक लेखा प्रशिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। ये कह रहा है कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है उसको राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करनी होती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करते हैं। तो तीसरा कथन गलत है। 1976 तक तो ये क्या था, जो केंद्र था इसको भी ये इसका अनुरक्षण करता था, लेकिन 1976 में इसको केंद्र से हटा दिया गया है। अब ये केवल राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का अनुरक्षण कर सकता है। तो इस हिसाब से आपका सी आपका गलत आंसर है। चौथा को देखते हैं। कैग को उन्हीं आधारों या उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये कह रहा है कि जो नियंत्रण माल का परीक्षक है आपका, इसको जो हटाने की जो प्रक्रिया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक उसी तरह से जो आपका नियंत्रण माल का परीक्षक है उसको भी हटाया जाता है। तो ये कथन भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला दूसरा और चौथा कथन ठीक है। तीसरा सी आपका गलत है। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सी आपका सही नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर है। और जो नियंत्रण माल का परीक्षक होता है जो संचित निधि होती है उसके लेखाओं का ये परीक्षण करता है, वो चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो या केंद्र शासित प्रदेश हो जहाँ विधानसभा हो, इनका लेखाओं का भी परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसके संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि सही पूछा है या नहीं पूछा है ना। तो ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो पहला कथन ठीक है क्योंकि इसको जो 2018 में इसको 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये आंग्ल भारतीय समुदायों दोनों के लिए संवैधानिक और विधि रक्षोपायों के मामलों की जांच करता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि 2018 तक तो ये कर सकता था, लेकिन अब इसको इससे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को मुक्त कर दिया। जो आंग्ल भारतीय समुदाय है इसको संवैधानिक विधिक रक्षों मामलों की जांच नहीं कर सकता है ना। तो ये कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसके जो सदस्यों की सेवा और कार्यकाल की जो शर्तें होती हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है जो इनकी जो सेवा शर्तें होती है उनका जो कार्यकाल होता है ये आपके राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस हिसाब से ये तीसरा कथन ठीक सही है। चौथा कथन कह रहा है कि यह भारत के राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यानी चौथा कथन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो चौथा कथन भी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका पहला तीसरा और चौथा यानी
A C D सही है और B आपका गलत है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें सही नहीं पूछा है, तो आपका B आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसका जो कार्यकाल होता है, ये भी आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है, किसका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। और राष्ट्रपति के सामने ये वार्षिक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और जो भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय की जो संवैधानिक जो निरीक्षण की जो जांच करता है, ये राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग कर सकता है, ना कि ओबीसी, है ना। और राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, इसके अध्यक्ष की इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है, ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके संवैधानिक जो अन्य विधिक रक्षोपायों के संबंधित मामलों का इनकी जांच करता है और इसकी निगरानी करता है। और राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2018 में, जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था। तो इस हिसाब से आपका बी आपका सही आंसर है। और तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।